आज हम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो इससे पहले हम केंद्रीय बैंक के बारे में जानेंगे। सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक है, इसके अंतर्गत हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या होता है। तो शैमुलिशन के अनुसार केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यापारिक बैंकों को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग करने के लिए या देने के लिए स्थापित करती है। तो मुख्य बातें क्या निकल के आती हैं इसमें कि केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा, साख एवं बैंकिंग व्यवस्था का केंद्र है, सेंटर है। मुद्रा का निर्गमन करता है यानी कि नोट छापता है। मुद्रा एवं साख की मात्रा का नियमन करता है। मुद्रा से रिलेटेड मौद्रिक पॉलिसी बनाता है। यह सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है और उनका मार्गदर्शक यानी कि उनका गाइडेंस करता है। दार्शनिक उनका मित्र होता है। बिल रोजर्स ने तो इसके मैप के बारे में यहां तक कहा है कि आदि काल से अब तक 3 आविष्कार हुए हैं, महान आविष्कार हुए हैं: अग्नि, पहिया और केंद्रीय बैंक। अब प्रश्न उठता है कि केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों है या केंद्रीय बैंक की स्थापना के क्या कारण है। तो पहला कारण है बैंकों पर नियंत्रण की आवश्यकता के लिए, कंट्रोल करने के लिए। देश में मुद्रा की जो आवश्यकता है उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि मुद्रा की मात्रा कम या अधिक ना हो, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है या मंदी आ सकती है। देश में साख पर नियंत्रण रखने के लिए जो हम नगद लेन देन के बिना कार्य करते हैं, जैसे चेक से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, उस पर कंट्रोल रखने के लिए। मौद्रिक कार्यों पर नियंत्रण एवं नियमन करने के लिए, मतलब उनसे रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के निर्धारण के लिए भी केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो इसके लिए हम कहते हैं हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, क्योंकि यह 2 रुपए और इससे अधिक के मूल्य के नोटों का निर्गमन करता है यानी कि छापता है। यह सरकार का बैंकर है, एजेंट है और उसका परामर्शदाता यानी कि सलाहकार है। यह व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक करता है और यह देश के विदेशी विनिमय कोषों का भी संरक्षक है। विदेशी विनिमय से मतलब जो विदेशों में लेन देन होते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है और वो उसका संरक्षक आरबीआई है। यह अंतिम ऋणदाता का कार्य भी करता है और यह खातों का समाशोधन व निपटारे का भी कार्य करता है। समाशोधन से मतलब है जब हम एक बैंक का में हमारा खाता होता है और हम दूसरे बैंक का चेक जमा करते हैं अपने खाते में और वो धन दूसरे बैंक से निकल के हमारे खाते में आ जाता है, तो इसके लिए हमें एक समाशोधन गृह की आवश्यकता होती है। वहां बैठकर सभी बैंकों के प्रतिनिधि एक दूसरे बैंकों पर लिखे गए चेकों का निपटारा करते हैं। इसी को समाशोधन कहते हैं और आरबीआई ये काम आरबीआई के अंतर्गत होता है। यह मुद्रा और साख पर नियंत्रण करता है और यह आर्थिक तथ्यों और आंकड़ों का संकलन और प्रसारण करता है, यानी कि ये रिसर्च करता है और तथ्यों के और आंकड़ों के आधार पर ये उनको प्रसारण करता है, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सही जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमने ये तो जान लिया कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। पहले 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की और इस सिफारिश के बाद क्या हुआ, 8 सितंबर 1933 को भारतीय विधानसभा में एक बिल पेश हुआ। कहीं विधानसभा लिखा हुआ है कई किताबों में, कहीं संसद लिखा हुआ है, कहीं विधान परिषद लिखा हुआ है। तो वहां एक बिल प्रस्तुत हुआ। 6 मार्च 1934 को वो बिल पास हो गया और इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट रखा दिया गया और 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया।
राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ, देश का नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले ये निधि स्वामित्व के अंतर्गत था, और जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जनवरी 1949 को, तो ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के अंतर्गत आ गया, के अंडर में आ गया। इसका निदेशक मंडल और केंद्रीय बोर्ड क्या है, तो रिजर्व बैंक का जो काम काज है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है इसका उसके द्वारा शासित होता है, और इसकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ऐसा इसके एक्ट में लिखा हुआ है, उसकी अकॉर्डिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। जबकि इसका कामकाज नहीं, रूल्ड अलग चीज हो गई, और कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। अब बात आती है कि रिजर्व बैंक का में जो नोट छपते हैं उसमें हस्ताक्षर भी होते हैं। वो किसके होते हैं, तो रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित किए गए नोटों को, यानी कि छापे गए नोटों पर इसके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, लेकिन इसकी स्थापना के कुछ उद्देश्य भी थे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, शॉर्ट में हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला था रुपए के मूल्य में स्थिरता लाना। जिस समय ये रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, उस समय की परिस्थितियों में देश की मुद्रा और रुपए के मूल्य में लगातार परिवर्तन हो रहे थे, और जिससे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी। अतः रुपए के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मुद्रा एवं साख नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक के अभाव में देश में ऐसी कोई संस्था नहीं थी उस समय जो देश में मुद्रा की मात्रा में सामंजस्य स्थापित कर सके एवं नियंत्रण कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए उस समय तक ऐसी कोई संस्था या बैंक नहीं थी जो देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साख उपलब्ध करा सके एवं उनकी सहायता कर सके। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के लिए साख की उचित व्यवस्था हो, इसलिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर विदेशों से मौद्रिक संबंध स्थापित करने के लिए एक ऐसी केंद्रीय बैंक की आवश्यकता उससे महसूस की गई कि जो विदेशों से मुद्रा का लेन देन कर सके तथा विदेशी मुद्रा का उचित नियमन, नियंत्रण और प्रबंध कर सके। फलस्वरूप हमें रिजर्व बैंक की स्थापना हमने की। सरकार के बैंकर के रूप में उस समय एक ऐसी बैंक की आवश्यकता भी महसूस की गई जो सरकार के बैंकर की ओर से ऋण ले सके, भुगतान कर सके, विदेशी विनिमय का लेन देन कर सके, और देश के बैंकिंग व्यवस्था के बारे में सरकार को उचित सलाह दे सके। आर्थिक आंकड़े प्रकाशित करना। रिजर्व बैंक की स्थापना का एक अन्य उद्देश्य भारतीय मुद्रा, साख व्यवस्था और बैंकिंग व्यवसाय आदि से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना और प्रकाशित करने के लिए भी की गई। और अंत में है व्यवस्थित बैंकिंग विकास के लिए देश में बैंकिंग का सही दिशा में विकास हो, इस हेतु भी एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की गई, और इसलिए भी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो ये रिजर्व बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक के कार्यालय के बारे में। तो इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है, और इसके अन्य कार्यालय नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर, नागपुर और पटना, अहमदाबाद, कोलकाता व हैदराबाद में है। इसके अन्य कार्यालय हैं। अब पढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, तो भारतीय रिजर्व बैंक 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला केंद्रीय बैंक के रूप में, दूसरा समान बैंकिंग कार्य भी करता है। तो पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय बैंकिंग के रूप में कैसे कार्य करता है। नोटों का निर्गमन, यानी कि नोटों को छापने का कार्य करता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर से सभी नोटों का निर्गमन करता है, यानी कि छापता है। दूसरा है सरकार का बैंकर। सरकार कर के बैंक के रूप में यह रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों से रुपया प्राप्त कर उनके आदेश अनुसार भुगतान करता है। सरकार को आर्थिक और वित्तीय मामलों में परामर्श देता है। फिर है बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक बैंकों से जमाओं का 8% नगद कोष के रूप में अनिवार्य रूप से रखवाता है, और इसे 15% तक बढ़ा सकता है। साख नियंत्रण। देश के आर्थिक विकास के लिए रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण के लिए बैंक दर में परिवर्तन,
और अन्य नीतियां बनाता है जिससे कि साख पर नियंत्रण हो सके। मैंने बताया आपको पहले ही कि साख क्या होता है। साख है जिसके द्वारा हम नगद लेन देन किए बिना भी लेन देन करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, चेक। तो इसके लिए भी रिजर्व बैंक पॉलिसी बनाता है। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, विनिमय दर का निर्धारण और इसमें स्थिरता बनाए रखना भी रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। विनिमय दर का मतलब होता है एक देश जब अपनी मुद्रा से दूसरे देश में लेन देन करता है तो दूसरे देश की जो मुद्रा है और अपने देश की मुद्रा है उसके बीच में एक दर होती है, उसको निर्धारित भी रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रह सके। बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण, देश का सर्वोच्च बैंक होने के कारण यह देश की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक ही अन्य का यह कार्य बैंकों को लाइसेंस देकर बैंकों का साख विस्तार करके बैंकों का निरीक्षण करता है जी, और कमजोर बैंकों की समाप्ति भी करता है जी। कृषि साखी व्यवस्था, कृषि की सहायता के लिए ये बैंक भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से उनको कृषि साखी व्यवस्था उपलब्ध कराता है। अंत में है औद्योगिक वित्त की व्यवस्था। औद्योगिक वित्त की व्यवस्था के लिए देश के औद्योगिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक विकास बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है। अब हम बात करते हैं समाशोधन गृह की। इसका एक अन्य कार्य समाशोधन गृह का कार्य भी है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि समाशोधन के कार्य के बारे में। समाशोधन में ये होता है कि जब हम एक बैंक का चेक अपने दूसरे बैंक में जमा करते हैं तो भी हमारा एक चेक पास हो जाता है और दूसरे बैंक में उसका पैसा खाते में आ जाता है। इसके लिए सभी बैंकों के प्रतिनिधि एक जगह बैठते हैं जिसे समाशोधन गृह कहते हैं और एक दूसरे के चेकों का भुगतानों का निपटारा करते हैं। यह व्यवस्था केंद्रीय बैंक के अंतर्गत की जाती है। जहां पर केंद्रीय बैंक का द्वारा ये व्यवस्था नहीं हो पाती वहां ये कार्य स्टेट बैंक संभालता है। और अंत में देश में मुद्रा, बैंकिंग संबंधी सूचनाएं और आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन भी रिजर्व बैंक का ही मुख्य कार्य है। इसके अलावा यह समान बैंकिंग कार्य भी करता है। समान बैंकिंग कार्य जो समान बैंकों में भी किए जाते हैं, लेकिन इसका थोड़ा रूप अलग होता है। पहला है जमा प्राप्त करना। जमा प्राप्त करना, रिजर्व बैंक विभिन्न संस्थाओं जैसे केंद्रीय व प्रांतीय सरकारी संस्थाओं आदि से जमा स्वीकार करता है, परंतु उन्हें कोई जमाओं पे ब्याज नहीं देता है। जनता से नहीं करता है ये करता है बैंकों से जमा स्वीकार। अल्प अवधि के लिए उन्हें ऋण भी देता है। 90 दिनों की अवधि के लिए व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक सरकारों को ऋण भी दे सकता है। और विनिमय बिल और कृषि बिल का क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना भी करता है। विनिमय बिलों की अवधि 90 दिन से कम हो उनके लिए कटौती करता है और 15 मास की अवधि के लिए कृषि बिलों का भी क्रय विक्रय करता है। इसके अलावा सोने चांदी का क्रय विक्रय, रिजर्व बैंक सोने चांदी का क्रय विक्रय भी करता है। और इसका समान बैंकिंग कार्य में एक पॉइंट और है, ऋण प्राप्त करना। यह रिजर्व बैंक अपने देश के बैंक अथवा विदेशी बैंक से 30 दिन के लिए ऋण भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगला हमारा शीर्षक है रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य भी हैं कुछ। वर्जित का मतलब जो काम इसको नहीं करने हैं। पहला कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक अथवा कंपनी से अंश नहीं खरीद सकता, यानी कि किसी भी कंपनी के अंश या बैंक के अंश ये नहीं खरीद सकता है। दूसरा, जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी व्यावसायिक कार्य भी नहीं कर सकता है, ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। किसी भी अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता। अचल से मतलब होता है जो स्थिर संपत्ति होती है उसकी जमानत पर भी ये ऋण नहीं दे सकता है। अपने कार्यालय खोलने के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य के लिए अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है और प्रतिभूति के आधार के अलावा कोई ऋण नहीं दे सकता है। ये इसके वर्जित कार्य हैं। वर्जित माने जो कि प्रॉफिटेड है, यानी कि इसको नहीं करने ये काम। तो आज हमने काफी विस्तृत चर्चा की।
आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में जानने से पहले हमने आज केंद्रीय बैंक के बारे में जाना कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक की स्थापना क्यों की जाती है, और ये भी जाना कि भारतीय रिजर्व बैंक में वो सारे गुण हैं जो एक केंद्रीय बैंक में होते हैं। इसके बाद हमने डिटेल में आज रिजर्व बैंक के बाद स्थापना और इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में जाना। रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में अध्ययन किया। रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं, दो प्रकार के कार्य करता है, केंद्रीय बैंक संबंधी और सामान्य बैंकिंग संबंधी, इनको पढ़ा हमने। और अंत में हमने इसके वो कार्य पढ़े जो रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य हैं, यानी कि इसके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। थैंक यू।